दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आंसर की 808 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है हिंदी भाषा शिक्षण। इसमें सेट ए, बी और सी और डी सभी के आपको आंसर से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका 70 नंबर का था। इसमें से 40% आपको नंबर लाने थे। 40% नंबर लाते तो आपको 28 नंबर मतलब लाने थे, आप आसानी से पास हो जाते। ये पेपर अच्छा रहा है और अच्छे क्वेश्चंस आए हैं इसमें, आराम से आप इसको कर सकते थे। जैसे कि ऊष्म व्यंजन है, जब हम मुख से कोई व्यंजन को बोलते हैं और ऊष्मा निकलती है, गर्म हवा निकलती है, तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन तो य र ल व है, ये आप जानते हो, ठीक है ना। ये है ऊष्म व्यंजन श श श श। आप बोलोगे ह तो सारी हवाएं, जो गर्म हवा है वो बाहर से निकलेगी। इसी को ऊष्म, ऊष्म मतलब ऊष्मा, ऊष्मा जो आपके शरीर से बाहर निकलती है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, संवाद पाठ पढ़ाने की उपयुक्त शिक्षण प्रणाली है। संवाद करना है, संवाद मतलब जो है आप पढ़ाएंगे। संवाद पाठ, कोई संवाद है तो संवाद में क्या है, संवाद मतलब जो आपस में दो लोग जो है संवाद कर रहे हैं। एक मोबाइल, जैसे मोबाइल की दुकान पे गए तो मोबाइल बेचने वाला और आप एक ग्राहक बन गए, तो यहाँ पे कक्षा में अभिनय करवा सकते हैं। यहाँ पे ब ऑप्शन करेक्ट है। एक एक विद्यार्थी को जैसे चित्रकूट बना दिया, एक को अकबर बना दिया, तो आपस में संवाद, संवाद पाठ में जान देखते हो कि किसी का नाम लिखा रहता है, वो कुछ बोलता है, फिर नीचे किसी का नाम लिख रहता है, कुछ वो और बोलता है, तो कक्षा अभिनय। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना मनुष्य को परम शुद्ध बनाता है। यह कथन जो है बेकन का है। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आप जो है क्वेश्चन पेपर भेजने में बहुत लेट कर रहे हैं, इसीलिए सॉल्यूशंस आपके लेट होते हैं। आप क्वेश्चन पेपर जो है 8469022568 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया करें, तो आपको जो है सॉल्यूशंस जल्द से जल्द मिल जाएंगे। गद्य शिक्षण का सोपान है, तो गद्य शिक्षण का सोपान क्या होता है, देखो सस्वर वाचन भावार्थ और भाव सुंदर, ये सारे के सारे भाव सुंदर है। भावार्थ जो है ये किस में आता है, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है आपका, और सस्वर वाचन जो है कविता में। और ये गद्य की बात कर रहे हैं, गद्य में आदर्श वाचन आता है, ठीक है। आदर्श वाचन जो है इसका मेन जो है सोपानों में आता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित शब्दों में से एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे दिग प्लस अंबर जो है ये है आपका व्यंजन संधि। इसका जो अगर आप तोड़ोगे, संधि बनाओगे, तो इसमें आ जाएगा दिक प्लस अंबर। दिक प्लस अंबर, तो इसमें क प्लस अ, जो ये वाला और ये वाला जो शब्द है, ये आपका क्या है, एक शब्द जो व्यंजन संधि के उदाहरण होते हैं, जिसमें आपका दो व्यंजन जो है एक साथ, या व्यंजन और स्वर एक साथ आ जाते हैं, और जो है उसका उच्चारण भिन्न हो जाता है। दिक अंबर है तो यहाँ पे दिगंबर बोला जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या पूछा गया। अपने भावों विचारों को शुद्ध व सार्थक शब्दों में प्रकट करना खालिस्तान कहलाता है। तो जब हम बोलते हैं तो वो हमारे विचारों की शुद्ध और सार्थक शब्दों में प्रकटीकरण होता है। भावों को प्रकटीकरण करते हैं तो बोल के करते हैं, तो बोलना जो है सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है, काव्य पाठ सुनने से छात्रों में खालिस्तान कौशल का विकास होगा। तो काव्य पाठ सुनने से छात्रों में सुनने के कौशल का विकास होगा, यानी श्रवण कौशल का विकास होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, चित्र वर्णन और कथन रचना के लिए खालिस्तान उत्तम विधि है। चित्र का वर्णन और कथन रचना जो कहा है, उसकी रचना करने के लिए तो कौन सी उत्तम विधि रहेगी, इसमें सही हो जाएगा हमारा उच्चारण विधि। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो आप सभी जानते हैं, हम कालखंडवार योजना इसको कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में खालिस्तान मात्राएं होती हैं, तो इसमें 16 मात्राएं होती हैं। अगला जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, भाषा शिक्षण के मूल कौशल कौन कौन से हैं, सभी को पता है अच्छी तरीके से। उनके नाम है सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना। तो ठीक है, ये लिख दोगे आप। एक हो जाएगा आपका सुनना, दूसरा हो जाएगा बोलना, तीसरा हो जाएगा पढ़ना, चौथा हो जाएगा लिखना। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते थे, सुनना को श्रवण कौशल, ठीक है, बोलना का जो है भाषण कौशल, पढ़ना का जो है आपका क्या हो जाएगा वाचन कौशल, और लिखने को जो है आप बोल सकते थे लेखन कौशल। तो इस तरह से आप कुछ भी लिखते, इस तरह के चार होते हैं, आप जानते हो, कई बार पढ़ चुके, सारे पेपर्स हमने करे हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कविता का
स्वरूप किस प्रकार का है, कविता का स्वरूप किस प्रकार का है? हम कहेंगे कविता का स्वरूप जो है गीतात्मक है। ठीक है, मतलब हम जब कविता गाते हैं तो कैसे गाते हैं, गीत गीत की तरह गाते हैं, तो गीतात्मक लिख देंगे। ठीक है, गीतात्मक जो है स्वरूप है, कविता का स्वरूप कैसा है, गीतात्मक है। गा करके कविताएं बोली जाती हैं, एक लय में बोली जाती हैं, ताल में बोली जाती हैं। इसमें आप लिख सकते थे भाव, कविता में क्या कैसा स्वरूप होता है, इसमें भाषा, लय, ताल हैं, भाव, सौंदर्य, लयबद्ध संरचना होती है। कविता कविता का स्वरूप किस प्रकार का है, गीतात्मक है या लयबद्ध है? लयबद्ध भी आप बोल सकते हो कि लयबद्ध भी जो है इसका स्वरूप होता है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षण में सबसे बड़ी कठिनाई किस समस्या के कारण आती है? तो प्राथमिक कक्षाओं में जो समस्या आती है सबसे बड़ी, वो किस चीज़ की आती है? जो प्राथमिक विद्यार्थी होते हैं प्राथमिक स्तर के, वहाँ पे एक समस्या किस तरह आती है, व्यक्तिगत भिन्नता की वजह से, है ना। सबसे ज़्यादा जो कठिनाई आती है उसमें व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि बहुत सारे बच्चे जो है अलग अलग प्रदेश से आते हैं, उनका अलग अलग बैकग्राउंड होता है। व्यक्तिगत भिन्नता आप लिख दोगे तो भी आपका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है, बच्चों के आकलन का प्रमुख तरीका क्या है? बच्चों का आकलन करना है तो अवलोकन करना पड़ेगा। बच्चों को देखना पड़ेगा भाई, उनका अवलोकन करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, है ना। तो बच्चों के आकलन का प्रमुख तरीका क्या है? बच्चों का अवलोकन करना, कि वो क्या कर रहे हैं, किस विषय में अच्छे हैं, किस तरह से वो पढ़ते हैं, क्या उनकी पढ़ने की जो है समझ कितनी है, ये सब चीज़ें अवलोकन करेंगे, उनका निगरानी रखेंगे तो समझ में आएगा, आकलन कर पाएंगे हम उनका, है ना। इकाई योजना की एक विशेषता लिखिए। इकाई योजना की बहुत सारी विशेषताएं हैं यार, कोई सी भी एक विशेषता लिख सकते थे। तो इसका एक पर्टिकुलर उत्तर नहीं दूंगा, इसमें बहुत सारे मैंने बताइए। इकाई योजना की एक विशेषता लिखिए, बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे ये विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना होती है। ठीक है, इसके अलावा हम बता सकते हैं इकाई योजना क्या होती है, पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम विषय वस्तु की एक व्यवस्थित जो है श्रेणीबद्ध व्यवस्था होती है। इस तरह से हम बता सकते थे, बहुत सारे इसके आंसर्स लिख सकते हो आप, जो जो आपने लिखा होगा सही होगा। इसके बाद जो है ध्वनि साम्य विधि क्या है, और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और पूछी गई है कि उदाहरण सहित लिखिए। ध्वनि साम्य विधि का उदाहरण भी बताया मैंने आपको, और ये होती क्या है वो भी बताया है। सीधा सीधा इसका आंसर आप लिख सकते थे। देखो, ध्वनि साम्य विधि मैं लिख देता हूँ। ध्वनि साम्य विधि वा यह एक ऐसी विधि है जिसमें शब्दों को उनके उच्चारण के समान ध्वनियों के आधार पर सिखाया जाता है। ठीक है ना, ये लिख सकते थे ना। तो इसमें लिख सकते थे, इस विधि में समान उच्चारण वाले शब्दों को एक साथ सिखाया जाता है। जैसे कि आपको पता ही है, जैसे मेला, हम्म, मेला, इसी तरह बोलेंगे ठेला, हैं, इसी तरह बोल सकते हैं केला, इसी तरह से बोल सकते हैं चेला। तो समान उच्चारण जो है साम्य ध्वनि निकलती है, तो इसी को जो है हम क्या बोलते हैं, साम्य ध्वनि के उच्चारण उदाहरण भी है ये, और ये इसकी डेफिनेशन हो गई इस तरह से। इसके बाद में वाचन मुद्रा क्या है, तो हम बोल सकते हैं वाचन मुद्रा क्या होता है, किसी पाठ या पुस्तक को पढ़ते समय अपना शरीर और हाथ कैसे रखते हैं ताकि भावों के अनुसार आंखों, हाथों और अंगों का संचालन हो सके, यही जो है हमारी वाचन मुद्रा होती है। ठीक है, वाचन मुद्रा क्या है, तो किसी पाठ या पुस्तक को पढ़ते समय अपने शरीर और हाथ को ऐसे रखे कि भावों के अनुसार आंखों और हाथों और अंगों का संचालन हो सके, उसी को ही हम वाचन मुद्रा कहते हैं। आप बस ये सिंपल सा लिख सकते थे, या किसी को पाठ, या फिर आप लिख सकते थे कि जो किसी पाठ को पढ़ने के दौरान अपना शरीर और हाव भाव कैसे रखते हैं, उसे ही हम वाचन मुद्रा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है भाषा की कक्षाओं में मासिक योजना को स्पष्ट कीजिए। बताया हुआ क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, पोर्टफोलियो के बारे में आपको बताया हुआ है। इसमें रखे जाने वाली सामग्री का संक्षिप्त विवरण दीजिए। बताया गया है पोर्टफोलियो क्या होता है। महाप्राण ध्वनियाँ किसे कहते हैं, महाप्राण प्राण ध्वनियाँ आपको बतानी है किसे कहते हैं।
तो इसको आप बोल सकते थे कि ये भी महाप्राण ध्वनियाँ को ऊष्म ध्वनियाँ भी कहते हैं। इसमें क्या है, इनको बोलते समय जो है अधिक जो है मुख से हवा निकलती है, ठीक है। अधिक मुख से जो है अधिक हवा निकलती है, जैसे ह, थ, भ, थ, श, 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 जो हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो आपके उष्म व्यंजन जो थे वो भी आपके क्या होते हैं, महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। ये भी श, 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 तो इससे भी मुख से जो है बहुत ज़्यादा हवा निकलती है। और आपका क ख ग घ में आप बढ़ो, क ख घ घ देखो, इस तरह से जो ये सारी की सारी हैं। इसके बाद आइए देखिए, वाचन कौशल से आप क्या आप आराम से बता सकते हैं। श्रवण कौशल के बारे में पूछा है। सुलेख करते समय सस्वर वाचन किसे कहते हैं। पद शिक्षण की 3 उद्देश्य, अक्षर शिक्षण में कहानी सुनाते समय, सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। मातृभाषा अधिगम की प्रक्रिया के प्रश्न सिद्धांत, प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं, ये करवाया हुआ। प्रादेशिक भाषा कविता द्वारा छात्रों में आप भाषा के प्रति किस प्रकार उत्पन्न करें, सारे करवाए हैं। वाचन संबंधी अशुद्धियाँ, हिंदी भाषा अधिग्रहण से आप क्या समझते हैं। हिंदी भाषा अधिग्रहण के संदर्भ में कक्षा की प्रतिक्रिया बताइए। मातृभाषा का अर्थ परिभाषा लिख करके मातृभाषा के स्वरूप का प्रकाश डालिए। सारे क्वेश्चन। पठन कौशल का अर्थ स्पष्ट करते हुए पठन कौशल की विशेषताएं, श्रुत लेख के दोषों को दूर करने के उपाय, पाठ योजना का अर्थ परिभाषा लिखते हुए आवश्यकता और महत्व, पद शिक्षण की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। रचनात्मक या विकासशील मूल्यांकन क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं बताइए। आकलन से क्या आशय है, हिंदी भाषा शिक्षण में आकलन की विधियां बताइए। छात्रों को व्याकरण का ज्ञान देने के लिए आप व्याकरण के कौन कौन सी खेल गतिविधियां का उपयोग करेंगे, आप बताइए। व्याकरण का अर्थ और परिभाषा देकर के व्याकरण के भागों के बारे में बताइए। सारे क्वेश्चंस आपने अगर वीडियो देखा है, पढ़ा है, जो हिंदी भाषा शिक्षण का वीडियो था उसमें सब कुछ करवाया हुआ। आपके सारे विषय के वीडियो जितने भी दिए गए हैं कंप्लीट दिए गए हैं, सभी प्रश्न वहाँ से आ रहे हैं। अगर आप उनको पढ़ते हैं तो आपका स्कोर अच्छा हुआ होगा। आशा करता हूँ आप अपना स्कोर बताएंगे और क्वेश्चन पेपर टाइमली भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।